हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। पहले दो भागों में देखा कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से भारत और दो आंदोलन चलाए। पहला था असहयोग, उसके अलावा भी विभिन्न तरह के आंदोलन उन्होंने चलाया। तो हमने इसमें देखा सभी ने अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न तरह के वर्गों ने किस किस तरह से हिस्सा लिया, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं थी। बहुत सारे वर्गों ने इसमें नहीं भी भाग लिया। जो नहीं भी सक्रिय रूप से भाग लिया उनमें थे अछूत वर्ग। वो 1930 ईस्वी के बाद खुद को क्या कहते थे, दलित या उत्पीड़ित कहने लग गए, क्योंकि जो उच्च वर्ग के सवर्ण हिंदू है उनसे वो सताए जाते थे या फिर उनमें अस्पृश्यता या छुआछूत का भाव रखते थे लोग। तो इन्होंने खुद को 1930 ईस्वी के बाद उत्पीड़ित या दलित कहने के बाद महात्मा गांधी जी ने सोचा कि बिना दलितों को शामिल किए हुए स्वराज की हम लोग 100 वर्षों तक स्वराज की हम लोग क्या कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी ने जो दलित वर्ग थे उनको क्या बताया, हरिजन बताया और वहाँ पे मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं इत्यादि में इनका प्रवेश के लिए उच्च वर्गों का आह्वान किया कि अपने आप हृदय को वो क्या करे, पवित्र करे। उच्च वर्ग के लोग मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं करने देते थे। साथ ही जो कुएं या तालाब से वे पानी निकाले वहाँ पे अछूतों को जाना मना था। और बहुत सारी चीज़, वो सड़क का भी, अगर उस रास्ते से अगर कोई अछूत गुजर रहा है तो अगर उच्च वर्ग के लोग आ रहे हैं तो उनको पहले से ही हटा दिया जाता था। तो बहुत तरह की समस्याएं थी दलितों के साथ। तो लेकिन दलित के साथ जो समस्या थी वो अपना उसका इनके साथ शामिल नहीं होकर के, गांधी जी के साथ शामिल नहीं होकर के एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। राजनीतिक रूप से सशक्त होकर के वो चाहते थे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो इन्होंने अपने समस्याओं का क्या किया, राजनीतिक हल ढूंढना शुरू किया। और ये क्या चाहते थे कि शिक्षण संस्थाओं में भी हमें आरक्षण मिले, साथ ही साथ जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र हमें मिले, हमारे निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, हमें उचित प्रतिनिधित्व भी मिले। यहाँ बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और नागपुर में जो दलित थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, एक तरह से काफी मजबूत था इनका संगठन। और भीमराव अंबेडकर भी जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1930 ईस्वी में दलितों को संगठित करने के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। उसके बाद सितंबर 1932 में गांधी जी के साथ जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां पे अंबेडकर जी का बहुत ज्यादा विवाद हो गया। वे पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहते थे, साथ ही साथ दलितों का अलग अधिकार चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी इसके टोटली अगेंस्ट थे। जब अंग्रेजों ने ये बात मान ली तो वो क्या किए, गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए। तो हार पार के अंबेडकर जी को उनकी बात माननी पड़ी और 1932 ईस्वी में क्या हुआ, पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ और उसमें केंद्रीय और विधायी परिषदों में दलित वर्गों या जिसे बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, इनको आरक्षित सीटें मिली। इस तरह से पूना पैक्ट जो था एक ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद मुस्लिम वर्ग को हम देख लें। मुस्लिम वर्ग में इसमें असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम वर्ग जो है कांग्रेस से अलग थलग पड़ गया। अलग थलग इन द सेंस कि वो देख रहे थे कि कांग्रेस ज्यादा उच्च वर्ग के हिंदुओं के करीब थी। तो 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा के करीब होने लगी और इस कारण हिंदू मुस्लिम में ना हमेशा दंगे होने लग गए, लोग आपस में बात बात पे लड़ने लग गए। और 1927 ईस्वी में फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इनके बीच में गठबंधन का प्रयास किया गया, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो चाहते थे कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट मिले और मुस्लिम बहुल प्रांत जो थे बंगाल और पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, वो वहाँ के पंजाब प्रांत और अभी जो बांग्लादेश बना है बंगाल, इस इलाके में मुस्लिमों की बहुल संख्या थी। तो वे चाहते थे कि यहाँ पे मुसलमानों को आबादी के अनुपात में क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले। तो इस कारण इनकी डिमांड ये जोर शोर से उठा रहे थे सभाओं में। लेकिन 1928 ईस्वी में एम.आर. जयकर जो थे, जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने इस समझौते की बहुत ज्यादा निंदा की और जो भी सारे प्रयास जो एक होने के लिए होने लगे वो बेअर्थ चले गए। और 1930 में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा
ये लिखा था। तो मोहम्मद इकबाल ने ये फिर से क्या किया कि पृथक निर्वाचन जो थे उस पे जोड़ दिया, और साथ ही साथ ये अलग निर्वाचन प्रणाली होते होते इन्होंने पाकिस्तान की अलग राष्ट्र की मांग भी रख दी। तो इस तरह देखते हैं कि जो अछूत या दलित वर्ग है और ये मुस्लिम वर्ग, ये लोग मेनली क्या करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सामूहिक अपनेपन का भाव, किस तरह से कोई राष्ट्र, जैसे आपने देखा कि यूरोप में किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में अलग अलग देश उभर के आए, साथ ही साथ वियतनाम में भी किस तरह से राष्ट्र का भाव पैदा हुआ। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह चाहिए, सिंबल चाहिए, राष्ट्र का भाव, एक क्या साझी संस्कृति चाहिए, इतिहास वगैरह भी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से कुछ राष्ट्र का भाव पैदा हुआ। तो राष्ट्र लोगों के मन में किस तरह से भाव लिया, इसके लिए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहला है कि संयुक्त संघर्षों के परिणाम स्वरूप ये लोग एक साथ मिल करके जब देश के लिए लड़ने लगे, अपनी एक सामूहिक जो इनकी जरूरत थी उसके साथ ये लोग संघर्ष करने लगे अंग्रेजों के साथ, तो इसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र का भाव पैदा हुआ। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, उनकी जो सांस्कृतिक कल्चरल थे वो बिल्कुल यूरोपीय देशों से भिन्न भिन्न थे। तो ये इनको लगता था कि हम तो इनसे अलग हैं, हमारी एक साझी सांस्कृतिक विरासत है, और जिसे गंगा जमुनी तहजीब कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र, प्रतीक वगैरह, उसमें इसका भी बहुत ज्यादा योगदान है। सबसे पहले तो भारत माता का चित्र, जैसे कि यूरोप की क्रांति में आपने देखा कि मारियान और जर्मेनिया वगैरह को एक राष्ट्र के मतलब लेडी के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, उसी तरह भारत में भी भारत माता का एक विचार आया। उसमें सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनका भारत माता का विचार लाया। इन्होंने भारत माता को सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया, और साथ ही साथ 1870 ईस्वी के ये में वंदे मातरम नामक गीत लिखा, जो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में जब बंगाल में हुआ था उस समय ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय चला। और इसके प्रेरणा लेकर के फिर अवनीनाथ टैगोर, इन्होंने भी भारत माता का चित्र बनाया। ये हर तरह से इन्होंने चार हाथ दिया, जिसमें जो कपड़े भी दे रही है भारत माता, भोजन भी दे रही है, शिक्षा भी दे रही है। तो इस तरह से भारत माता का चित्रित किया। साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के आखिरी में भाट और चारण नाम की जो जातियां हैं, ये लोक कथाएं जगह जगह घूम घूम करके सुनाती थी। इससे भी लोगों के बीच में, पहले तो इतने मनोरंजन के साधन थे नहीं, तो इनकी लोक कथाओं को लोग बड़े ध्यान से सुनते थे चौक चौराहों में, तो इनसे भी राष्ट्र का एक भाव पैदा हुआ। साथ ही साथ बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे नोबेल प्राइज विजेता हैं, उन्होंने भी लोक गाथाएं, गीत वगैरह से राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया। साथ ही साथ साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं कि मद्रास में नटेशा शास्त्री, इन्होंने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया, ये 4 खंडों में एक ये नाटक इन्होंने प्रसारित किया। तो इससे भी बहुत ज्यादा देशभक्ति का भाव पैदा हुआ। साथ ही साथ बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगा झंडा बनाया, जो 3 कलर का पहले था, हरा और पीला और लाल, उस समय का जो झंडा था। और इसके साथ साथ इसमें कमल के 8 फूल थे, जो भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और साथ ही अर्धचंद्र जो था वो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक था। उसके बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी ने भी एक स्वराज झंडा बनाया, जो सफेद, हरा और लाल रंग का था, और साथ में बीच में एक किसका, गांधी जी का चरखा, जो क्या था, स्वावलंबन, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो वो स्वावलंबन का वो प्रतीक था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास, अंग्रेज बताते थे कि हमारा इतिहास बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि का है, और भारतीय को अनपढ़, गंवार वगैरह माना जाता था। तो लेकिन जब भारतीयों ने देखा कि हमारा जो प्राचीन है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है, गुप्तास पीरियड और अनेक पीरियड में जो है बहुत सारी जो हमारे कला संस्कृति है बहुत ऊंचे कैटेगरी की थी, वास्तुकला, शिल्पकला, साथ ही साथ विज्ञान, गणित, शून्य का आविष्कार किया, उपग्रह वगैरह का भी, खगोलीय विज्ञान भी हम लोगों के पास था। तो इस तरह से इन्हें देखा कि कानून वगैरह और दर्शन हमारे
जो थे काफी उच्च कोटि के थे। तो इन सबको क्या किया, देशवासियों के बीच में ले जाने का काम किया। और हम इन्होंने बताया कि किस तरह के हमारे हथकरघा व्यापार वगैरह भी बहुत दूर दूर तक होते थे, और इस तरह की चीज़ों को लोगों के बीच में पहुंचाया और उन्हें ये प्रेरित किया, आह्वान किया कि हाँ, ये गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे ये संघर्ष करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।